हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। हमारी यूपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी की सीरीज़ कंटिन्यू है। इसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देख रहे थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें हमने देख लिया था, पहले देख लिया था आपके महाद्वीप, फिर पर्वत, और अब देखने वाले हैं पठार। तो इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए जाएंगे जो यूपीएससी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से आपसे पूछती है, क्योंकि अगर ये सारे पॉइंट आपसे कवर हो जाएंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। ठीक है, तो ज्योग्राफी आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं तो ज्योग्राफी आपकी पक्की पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है। ज्योग्राफी की टेंशन फिर आप छोड़ दीजिएगा, बस आपको ध्यान से ये सारी चीज़ें कवर करनी है जैसा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था हमने पर्वत, अब हम पढ़ने वाले हैं पठार यानी प्लेटस। तो प्लेटस क्या होते हैं पहले वो समझ लीजिए। ये पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चावच होते हैं। उच्चावच क्या होते हैं? उभरे हुए भाग। उच्चा मतलब ऊंचे उठे हुए भागों को कहा जाता है उच्चावच। अब उसी के सीरीज में ये तीसरे नंबर पे आए हुए हैं पठार। ठीक है, तो पठार क्या है? ये क्या है? जब पृथ्वी का जो एक तिहाई विस्तार है, तो जो एक तिहाई विस्तार वो पठार के ही रूप में मिलता है। जो पृथ्वी का जितना भी भूतल है, यानी कि जितने पे भी लैंड स्थित है, उसका लगभग 1/3 जो पार्ट है उस पर पूरे पर पठार ही पठार है। ठीक है, पठारी पठार कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें पठार एक ऐसी भूमि होती है जिसका कोई ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा और खड़े ढाल वाला हो। इसका जो शिखर होता है ऊपरी भाग को सपाट और चपटा होता है। जैसे अगर मैं इसका नक्शा यहाँ पे बनाऊँ आपके लिए, तो ये कुछ इस तरह होता है ढाल। बाकी साइड ये आपका हो सकता है रेत हो, सैंड हो, या फिर हो सकता है रिवर हो, लेकिन ये जो पार्ट आपका कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा आपका पठार। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? आपका पठार। इसीलिए बोला गया ऊपर का जो पार्ट होता है वो सपाट होता है, बिल्कुल बराबर होता है, समतल होता है। ठीक है, और यही आपका पार्ट क्या कहलाता है? पठार। तो ये मेन पॉइंट है कि दोनों साइड से उभरा हुआ बिल्कुल सीधी रेखा में, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन में लंबवत उभरा हुआ होता है, और बिल्कुल ये समतल होता है, सपाट होता है, और इसे ही बोला जाता है पठार। अब पठारों का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर पठारों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण करने के अंतर्गत पहला आता है हमारा अंतर पर्वतीय पठार। क्या है? अंतर पर्वतीय पठार। तो जो पर्वतीय पठार हैं, ये पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। अब यहाँ पे इसका मैं अगर फिगर बनाऊँ आपको, तो ये पठार है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पर्वत है, यहाँ पे आपका पर्वत है, उस साइड भी आपका पर्वत होगा, और इस साइड भी आपका पर्वत है। तो ऐसे जो पठार होते हैं वो अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए, अधिक विस्तृत और अधिक जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब यहाँ पे जाना, रास्ता बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अंतर पर्वतीय पठार। अब इसके एग्जाम्पल देखे जाएँ तो बोलिविया, पेरू, ठीक है, बोलिविया पेरू के पठार, एशिया माइनर का पठार, कोलंबिया का पठार जो यूएसए में है। तो ये जो पठार हैं ये अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से पठार हो गए आपके अंतर पर्वतीय में? देखिए यहाँ पे आपके हैं बोलिविया, पेरू का पठार, एशिया माइनर का पठार, कोलंबिया का पठार। ठीक है, और विश्व का सबसे अगर ऊंचा पठार की बात की जाए, सबसे ऊंचे पठार की बात की जाए, तो वो तिब्बत का पठार है, और तिब्बत का पठार भी अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर है, और तिब्बत का पठार भी अंतर पर्वतीय पठार के बीच में आता है। इसका मतलब है वो बीच में है तिब्बत का पठार, और बाकी साइड साइड में आपके क्या है? पर्वत है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और उत्तर में कुन-लुन व दक्षिण में हिमालय से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको विश्व का सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय पठार भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में है हमारा गिरिपद पठार। गिरिपद पठार, पैडामाउंट प्लेटस। तो पैडामाउंट प्लेटस क्या है? पर्वतों के आधार पर स्थित पठार। अब देखिए, पर्वतों के आधार पर स्थित जो पठार होते हैं उन्हें कहा जाता है गिरिपद। पद का मतलब होता है पैरों पर, तो गिरी यानी पहाड़, जो पर्वत होते हैं, पर्वतों के पैरों पे जो पठार होते हैं उन्हें कहा जाता है गिरिपद पठार। ये एक ओर से जो होते हैं उच्च पर्वत से घिरे होते हैं, और दूसरी ओर से सागर का मैदान से घिरे होते हैं। तो अगर इनका अगर डायग्राम बनाया जाए तो इनका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये पठार हो गया, यहाँ पे हो सकते हैं ढेर सारे पर्वत, ठीक है, इस तरह पर्वत हो सकते हैं, और इस साइड में जो एरिया होगा
वो क्या होगा, हो सकता है समुद्र हो या हो सकता है खुला रेतीला एरिया हो, ये हो सकता है समुद्र। ठीक है, तो इस साइड के एरिया को कहते हैं गिरिपद पठार, और ये पर्वतों के सबसे नीचे होते हैं, याद रखना है। इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाएं तो यूएसए क्या है, यूएसए का पीडमांड पठार, कौन सा, पीडमांड पठार, और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार। यूएसए का पीडमांड पठार, दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार। फिर है गुम्बदाकार पठार, गुम्बदाकार पठार थर्ड हमारा आता है गुम्बदाकार पठार। तो जो गुम्बदाकार पठार है इसमें भूतल में बलन की क्रिया के द्वारा गुम्बदाकार नुमा स्थान बनते हैं और इन्हीं को पठार कहते हैं और यह गुम्बदाकार पठार कहते हैं। मतलब बलन की जब प्रक्रिया होती है तो गुम्बद नुमा उत्थान हो जाते हैं और जिसे बोला जाता है गुम्बदाकार पठार। और गुम्बदाकार पठार के सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझने हैं और कहाँ पे होता है वो आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पे है, यूएसए में, यूएसए में कौन सा पठार है, ओजार्क पठार। भारत में कौन कौन से पठार हैं, छोटा नागपुर पठार, रामगढ़ पठार। ठीक है, भारत के बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखने हैं। भारत के कौन कौन से पठार हैं, छोटा नागपुर पठार, रामगढ़ पठार। ये कैसे पठार है, ये गुम्बदाकार पठार है, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है, भारत के कौन कौन से, छोटा नागपुर पठार और रामगढ़ पठार। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हम महाद्वीपीय पठार। अब महाद्वीपीय पठार कैसे होते हैं, तो जो महाद्वीपीय पठार होते हैं ये प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागरीय तट या मैदानों से घिरे होते हैं। इनकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने या लावा के अपरिमित निक्षेप के कारण होती है और इन पठारों को शील्ड भी कहा जाता है। एक तरीके से ये सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको शील्ड भी कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, साइबेरिया शील्ड और ब्राज़ील शील्ड। ठीक है, महाद्वीप एक से समझ लीजिए, महाद्वीपीय पठार को कहा जाता है शील्ड पठार, और जिस पठार के आगे लगा हो शील्ड वही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे साइबेरिया शील्ड एंड ब्राज़ील शील्ड। ठीक है, आपको दोनों के नाम याद हो गए होंगे, साइबेरिया शील्ड और ब्राज़ील शील्ड। फिर लास्ट हमारा है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार क्या, जो लावा के जमाव के कारण बने भूभाग, यानी जब लावा निकलता है बाहर और जो जम जाता है बिल्कुल इक्वल फॉर्म में, तब उसे कहते हैं ज्वालामुखी पठार। इसमें भारत का दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार कैसा है, लावा का बना हुआ है, इसलिए भारत का इम्पोर्टेंट है। फिर यूएसए का है, यूएसए का कोलंबिया स्नैक पठार, कोलंबिया स्नैक पठार, ये भी आपका कैसा है, ज्वालामुखी पठार है। तो ये सारे पठार आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पठारों के मैंने नाम दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये यूपीएससी पूछ चुकी है, वहीं से आपके मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, एशिया माइनर, ये पठार कहाँ पे है, तुर्की। अंतोलिया का पठार, तुर्की। मेसोटा का पठार, आइवेरिया या प्रायद्वीप, स्पेन। चियापास पठार, दक्षिण मैक्सिको का। यूक्रेन पठार, यूएसए में। कोलंबिया पठार यूएसए में है। ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में है। कोलोरेडो यूएसए में है। ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। एशिया तुर्की में है, अंटोलिया पठार तुर्की। मेशेटो का पठार आइवेरिया या प्रायद्वीप। चियापास पठार दक्षिणी मैक्सिको। अलास्का यूएसए। यूक्रेन यूएसए। कोलंबिया यूएसए। ग्रेट बेसिन यूएसए। कोलोरेडो, ये पूछा गया है कई बार, कोलोरेडो पठार कहाँ पे है, कोलोरेडो यूएसए में है। ग्रीनलैंड पठार कहाँ पे है, ग्रीनलैंड में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको भी समझ सकते हैं, ये पूरा मैप है जिसमें इंपॉर्टेंट पठार की बात में यानी इन्फॉर्मेशन दे रखी, कौन सा पठार किस महाद्वीप पे है और किस देश में है, ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे दक्कन का पठार, ये हमारा भारत है, तो इस भारत में देखिए ये दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर पठार भी भारत में पड़ता है। मेघालय पठार आपका कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ रहा है। ठीक है, और ये पामीर और तिब्बत का पठार कहाँ पड़ रहा है, तिब्बत में पड़ रहा है, जो नेपाल के साइड में है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपका चिली है या अर्जेंटीना है, तो यहाँ से सारे आप समझ सकते हैं। या ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में कौन कौन से पठार है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पठार आप यहाँ पे याद कर लीजिए। इसका आप क्लिक कर लीजिए फ़ोटो, या आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए और कभी आपसे ये पॉइंट तो मिस ना हो पठार के बारे में। ठीक है, फिर बात करने वाले हैं मरुस्थल, डेसर्ट। तो जो डेसर्ट होते हैं, मरुस्थल, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं,
स्थल खंड का जो स्थल खंड ही होता है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए जो हमारे लैंड्स हैं, लैंड का एक पार्ट होता है, लेकिन इस पार्ट में क्या होती है, जो नमी होती है बिल्कुल नहीं होती है। ये अर्ध शुष्क या पूरे शुष्क हो सकते हैं, मतलब कुछ एरिया हल्के शुष्क होते हैं और कुछ एरिया बहुत ज़्यादा शुष्क होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में जहाँ वायु उतरती है व तापीय प्रतिलोम की स्थिति जहाँ मिलती है वहाँ पे ही ऐसे मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट यही है कि महाद्वीपीय जो मरुस्थल होते हैं इनके बनने में क्या क्या पॉइंट निर्भर डिपेंड है, क्योंकि यूपीएससी कई बार पूछती है मरुस्थल के बनने में क्या क्या डिपेंडेंसी होती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, जहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र होंगे वहाँ पे, जो बिल्कुल शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र होंगे वो। तीसरा पॉइंट है महाद्वीपीय अवस्थिति, वहाँ पे महाद्वीप ना हो, ठीक है, महाद्वीप का कोई तट भी ना हो, जिसके कारण क्या होगा, वर्षा नहीं होगी। दो तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये ठंडी महासागरीय धारा, जो ठंडी महासागरीय धारा होती है इसके कारण भी मरुस्थल बनते हैं, यानी कि रेगिस्तान बनते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो कालाहारी, पैटागोनिया और आटाकामा इसके सबसे इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। अब जो मरुस्थल है ये रेत के भी हो सकते हैं, कंकड़ के भी हो सकते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं। तो जो हमद मरुस्थल अर्जीलिया के रेग हैं, इसमें लीबिया के सैरीर ये चट्टानी मरुस्थल है, मतलब इसमें क्या है, कंकड़ पत्थर है। सहारा क्षेत्र एवं एर्ग जो मरुस्थल है इसकी ये कैसे हैं, पथरीले व रेतीले। तो 2 पॉइंट तो यहाँ पे आपके पॉइंट कवर हो रहे हैं। पहला लीबिया के शरीर चट्टानी मरुस्थल है, सहारा क्षेत्र के एर्ग मरुस्थल एक ऐसे पथरीले व रेतीले। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मरुस्थलों की सूची है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए उनको। जैसे सहारा कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका। यहाँ पे लीबिया और नूबियन दोनों मरुस्थल यहाँ पे हैं उत्तरी अफ्रीका में। फिर है वार्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में है। आपको याद रखना है वार्टन, वारवर्टन, सिम्पसन, गिब्सन्स, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया एंड ग्रेट सैंडी, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है नाफुद हमद रब अल खली कहाँ पे है, सऊदी अरब में। ये सारे रेगिस्तान कहाँ पे हैं, सऊदी अरब में। गोबी का रेगिस्तान पूछा जाता है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, कई बार पूछा गया है एसएससी में, यूपीएससी में, अदर एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे है, मंगोलिया और चीन में। तो गोबी कहाँ कहाँ पड़ता है, मंगोलिया और चीन का जो बॉर्डर है वहाँ पे आपका पड़ता है गोबी। तो फिर उसके बाद है कालाहारी, कालाहारी कहाँ है, बोत्सवाना। कहाँ पे है कालाहारी, बोत्सवाना। फिर आपका तकला मकान कहाँ पे है, शिकियांग प्रांत चीन। सोनरान संयुक्त राज्य अमेरिका एंड मैक्सिको में। नामीबिया। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। थार मरुभूमि कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान में। अटाकामा उत्तरी चिली में। मेजोबो देखिए, फिर है आपका मेजोबो या मोहवे सेंचुरा शियरा नेवादा, ये कहाँ है, यूएसए में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। देखिए जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हम आपको मैप ज़रूर दिखाएंगे। इस मैप को देखिए, समझिए थोड़ा, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। तो इसमें ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में ये जो आपकी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, याद रखिएगा। कर्क रेखा से होकर जाता है आपका सहारा मरुस्थल। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है कि सहारा मरुस्थल किस रेखा से गुजरता है, कर्क रेखा से। ठीक है, और मकर रेखा से कौन कौन से, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मरुस्थल है वो आपका जाता है मकर रेखा से। ठीक है, फिर यहाँ पे पेरू की धाराओं के कारण भी आपके चिली में भी क्या है, मरुस्थल हैं। और दक्षिणी अमेरिका में भी जो मरुस्थल हैं उनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं, क्योंकि इन्हीं से आप किसी भी लोकेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, और लोकेशन के द्वारा ही आप अच्छे से समझिए, यही हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा पॉइंट है जल संधियाँ यानी स्ट्रेट्स। तो जल संधियाँ होती क्या हैं, देखिए जब जो दो विभिन्न जल राशियाँ जब आपस में जुड़ती हैं, यानी जब दो नदियाँ आपस में जुड़ती हैं और दो स्थल खंड को अलग कर देती हैं, जब डिवाइड कर देती हैं, जैसे ये कोई एरिया है, जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ही समझ लीजिए, और यहाँ से कोई एक नदी बह रही है और कहीं दूसरी नदी भी आई और जुड़ गई आपस में, और पूरे इस एरिया को उन्होंने बॉर्डर के रूप में डिवाइड कर दिया, तो इसको कहा जाता है जल संधि। संधि का मतलब है जुड़ना। जब दो नदियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तब बोला जाता है उसको जल संधि। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जिब्राल्टर,
जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है इसे। तो ये पॉइंट आपको लिए समझ लीजिए, इसको याद भी रख लीजिए। जो जिब्राल्टर है इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी। अब मैंने आपसे पूछा था भूमध्य सागर का स्तंभ किसे कहा जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब देखिए, हमने कुछ यहाँ पे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे पाक जल संधि किस किस देश के बीच में है? तो ये यहाँ पे है। और कहाँ पे है? किस खाड़ी को जोड़ती है, यानी कि कहाँ पर है उसकी लोकेशन? तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है या अलग करती है। ठीक है, ये आपके बनेंगे। जैसे मलक्का संधि इंपॉर्टेंट है। मलक्का संधि कहाँ पे है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है। और ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया और मलेशिया। मलक्का संधि कहाँ है? अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर, इंडोनेशिया, मलेशिया। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में। सुंडा जल संधि कहाँ पे है? जावा सागर व हिंद महासागर में, इंडोनेशिया में है। युकाटन जल संधि कहाँ है? मेक्सिको एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है और कहाँ है? मेक्सिको में और क्यूबा में। कौन सी? युकाटन जल संधि। मैशीना जल संधि कहाँ है? इटली और सिसिली। कहाँ पे है? इटली और सिसिली में। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को। ओरेंटो जल संधि कहाँ पे है? ये है एड्रियाट सागर व ऑनियन सागर को आपस में जोड़ती है और इसकी लोकेशन है इटली और अल्वीनिया। बॉब एल मंडेब, यहाँ पे देख लीजिए, बॉब एल मंडेब जल संधि कहाँ पे है? लाल खाड़ी अदनान की खाड़ी को जोड़ती है और ये यमन और जिबूती में है। कुक जल संधि कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में, ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की इसकी लोकेशन है। मोजाम्बिक चैनल कई बार पूछा जा चुका है, नॉर्थ चैनल कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर को जोड़ती है। और मोजाम्बिक चैनल है कहाँ पे? मोजाम्बिक और मालागाशी। कहाँ पे है? मोजाम्बिक और मालागासी। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। फिर है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल कहाँ पे? ऑपरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। कहाँ है इसकी लोकेशन? आयरलैंड और इंग्लैंड। नॉर्थ आयरलैंड इंग्लैंड, नॉर्थ चैनल आयरलैंड इंग्लैंड। ठीक है। टॉरस जल संधि आराफुरा सागर और अटलांटिक महासागर, ये कहाँ पे? आयरलैंड इंग्लैंड। फिर है वॉस जल संधि। वॉस जल संधि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। किस किस सागर को जोड़ती है? तास्मान सागर और दक्षिणी सागर। फिर है बेरिंग जल संधि, कहाँ पे है? अलास्का और रूस में। किसको जोड़ती है? बेरिंग सागर और चुकची सागर। ठीक है, ये कुछ हुए, अभी कुछ और देखेंगे।